हेलो व्यूअर्स, मैं शंभू चौहान गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस में आज हमने पंच तत्व के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस का उद्देश्य है कि लोगों को व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, ताकि वो अपने कार्यों को सही समय पर और सही व्यवस्था से कर सके। आज के विषय में हमने पंच तत्व के बारे में जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनमानस में पंच तत्व के बारे में उसका क्या महत्व है और चीनी सभ्यता में पंच तत्व का क्या महत्व है और दोनों महत्व के पीछे क्या रीजन है, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय वास्तुशास्त्र में पंच तत्वों में 5 तत्वों को शामिल किया गया है, जिसमें आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी और वायु तत्व को शामिल किया गया है। जबकि चीनी वास्तुशास्त्र में, जिसे हम फेंग शुई भी कहते हैं, उसमें काष्ठ, अग्नि, जल, धातु और पृथ्वी को शामिल किया गया है। तो हम देखते हैं कि भारतीय वास्तुशास्त्र में वो कौन से 5 तत्व हैं और चीनी वास्तुशास्त्र में वो कौन से 5 तत्व हैं, इसकी हम जानकारी रखेंगे। भारतीय वास्तु शास्त्र में पहला तत्व है आकाश, दूसरा तत्व है अग्नि, तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है पृथ्वी और 5वां तत्व है वायु। ये 5 तत्वों को शामिल किया गया है। जबकि चीनी वास्तु शास्त्र में पहला काष्ठ, दूसरा अग्नि, तीसरा जल, चौथा धातु, 5वां पृथ्वी। तो हम यहाँ देखा कि भारतीय वास्तुशास्त्र में यहाँ पे जो 5 तत्वों की जो बातें की गई हैं, जिसमें पहला तत्व है आकाश, दूसरा तत्व है अग्नि, तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है पृथ्वी और 5वां तत्व है वायु। जबकि चीनी वास्तुशास्त्र में जो 5 तत्वों को शामिल किया गया है, उसमें पहला तत्व है काष्ठ, दूसरा तत्व है अग्नि, तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है धातु और 5वां तत्व है पृथ्वी। ये जो 5 तत्व है, चाहे वो भारतीय वास्तुशास्त्र में हो या जो चीनी वास्तुशास्त्र में है, ये जो 5 तत्व हैं, ये उत्पादन का भी कार्य करते हैं और ये विनाश का भी कार्य करते हैं। यानी इनमें उत्पादन का भी चक्र है और इसमें विनाश का भी चक्र है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा चक्र उत्पादन में के लिए कार्य करता है और कौन सा जो है चक्र जो है वो विनाश काम करता है, उसको हम देखते हैं।
और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि उत्पादन चक्र में हम देखते हैं तो अगर हम चीनी वासुदास को देते हैं तो वहाँ का जो सभ्यता है और जो भारतीय सभ्यता है दोनों बहुत ही प्राचीन है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीनी वास्तुशास्त्र है, आज उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत आगे चल रही है, बहुत आगे चली गई है। तो क्या हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने और हम चीनी वास्तुशास्त्र को ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि ये दोनों जो है अलग नहीं है, क्योंकि जो आकाश है ये आकाश भी उत्पादन का ही चक्र होता है और आकाश के स्थान पर हम काश लेते हैं तो वो भी उत्पादन के चक्र में ही शामिल है। यानी आपका आकाश में सृष्टि के निर्माण की और सृष्टि के रचना की पूरी जानकारी देती है। बादल का निर्माण भी वही होता है, जल का निर्माण भी वही होता है, अग्नि का निर्माण भी वही होता है और वायु का निर्माण भी वही होता है और पृथ्वी का निर्माण, यानी सारे तत्वों का उत्पादन चक्र जो है वो आकाश है। आकाश में से ही हमें अग्नि मिलती है, जल मिलता है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है और वायु का निर्माण हुआ है। जबकि चीनी वास्तुशास्त्र में भी काष्ठ से ही अग्नि का निर्माण होता है, अग्नि से ही धातु का निर्माण होता है और धातु ही जल का रूप होती है और जल ही पृथ्वी होती है और पृथ्वी से पुनः जो है काष्ठ का निर्माण हो जाता है। तो हमें देखते हैं कि उत्पादन का चक्र कैसे बनता है और विनाश का चक्र कैसे बनता है, हम उससे देखते हैं। हम उत्पादन का चक्र एक सर्किल में बनाएंगे जिसमें हम काष्ठ को लेते हैं। काष्ठ जो है वो एक उत्पादन का चक्र है। काष्ठ से ही अग्नि उत्पन्न होती है, काष्ठ से ही अग्नि उत्पन्न होती है और यही अग्नि काष्ठ को जलाकर राख का निर्माण कर देती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उत्पादन चक्र में ये जो काष्ठ है ये अग्नि को निर्माण करती है और अग्नि जो है काष्ठ को जला करके राख का निर्माण कर देती है। तो यहाँ पर काष्ठ जो है ना उसने अग्नि का निर्माण किया, काष्ठ ने अग्नि का निर्माण किया, फिर अग्नि ने काष्ठ को जला करके उसको राख में बदल दिया और यही राख जो है वो पृथ्वी बन के तैयार होती है, पृथ्वी बन के तैयार होती है। और इसी पृथ्वी से हम धातु का उत्खनन करते हैं, इसी पृथ्वी से हम धातु का उत्खनन करते हैं तो एक धातु का निर्माण होता है और यही धातु जब हम उसका उत्खनन करते हैं तो यही ये जल का रूप ले लेती है और जल का रूप लेती है, यही धातु आगे जाके जल का रूप लेती है और जाके यही जल जो है बाद में काष्ठ का निर्माण करती है, यानी वृक्षों का निर्माण करती है। ये उत्पादन चक्र में हम यहाँ देखते हैं कि जो है काष्ठ जो है उसमें अग्नि उत्पन्न होती है और अग्नि जो है काष्ठ को जला करके राख उत्पन्न कर देती है और राख जो है वो पृथ्वी का सोख करके पृथ्वी बन जाती है। यही पृथ्वी का हम जब उत्खनन करते हैं तो उससे हम धातु का निर्माण करते हैं और यही धातु जो है गल करके वो अब जल का रूप लेती है और यही जल पुनः जो है मिलकर काष्ठ का निर्माण करती है। यानी उत्पादन जो है चक्र कभी रुकता नहीं है और लगातार वो चलता रहता है। परंतु इसी पांचों तत्व में विनाश का भी चक्र है। विनाश के चक्र में अगर हम देखते हैं तो ये जो अग्नि है,
अग्नि जो है धातु को गलाती है, अग्नि धातु को गलाती है, अग्नि धातु को गलाती है और यही धातु से हम हथियार बनाते हैं और इस हथियार से हम काष्ठ को काटते हैं, काष्ठ को काटते हैं और यही काष्ठ सोख कर पृथ्वी बनता है और बाद में यही पृथ्वी जो है, यही पृथ्वी जो है जल का निर्माण करती है, जल को प्रदूषित करती है और जल जो है अग्नि को शांत कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि जो अग्नि जो है वो अग्नि को हम क्या करते हैं, अग्नि से हम धातु को गलाते हैं और यही धातु जो है उससे हथियार बनता है। इसी हथियार से हम काष्ठ को काटते हैं और यही जो काटा हुआ जो काष्ठ होता है वो पृथ्वी का निर्माण करता है और पृथ्वी से जो है जल प्रदूषित हो जाता है और यही जल अग्नि को शांत कर देती है। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो पांचों तत्व है हम जानते हैं, इसमें उत्पादन का भी चक्र है और इसमें जो है विनाश का भी चक्र है। अगर हम यहाँ पर अगर विनाश के चक्र को अगर छोड़ देते हैं और अगर हम इसे अगर उत्पादन के चक्र को अगर हम देख लेते हैं तो इससे जो है देश और समाज दोनों को फायदा होता है। तो आज गीता स्टाइल क्लासेस में हमने पंच तत्व में भारतीय वास्तुशास्त्र और चीनी वास्तुशास्त्र के बीच में हमने देखा। अगर ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि हम आगे से और वीडियो देते रहें। धन्यवाद।